Student, welcome on UPSC Pulse. My name is Abhishek Soni and I am going to teach you about polity, some important topics of polity. And मैं मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आप सबके तरह, मतलब कर क्या रहा हूँ, कर चुका हूँ। उसके बाद अपना लगातार मैं प्रीलिम्स दिए जा रहा हूँ, हो रहा है नहीं हो रहा है सब देखा जा रहा है। चलिए, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक क्या है? जीएसटी। जीएसटी एक क्या है कि मतलब अभी पहले ये समझ लीजिए कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी होता क्या है? जीएसटी होता है जैसे कि कोई एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक। किस पे लगता है? गुड्स एंड सर्विस। जो भी हम सामान वामान खरीदते हैं तो उस पे कुछ ना कुछ टैक्स लगता है, हमें पता भी नहीं रहता लेकिन टैक्स लग जाता है। तो क्या होता है? जीएसटी होता है। ये कब आया था? ये आया था 2016 में, 2016 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 101 से, ठीक है। उसके बाद ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये हुआ इम्प्लीमेंट 1 जुलाई 2017 को। मतलब आया कब? 2016 को। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2017 में, ठीक है। ये किस चीज को रिप्लेस किया था? मतलब इसके पहले क्या जीएसटी पहले ही आ गया? उसके पहले कुछ नहीं आया होगा, आया था। आया था क्या? उसके पहले था वैट था, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज टैक्स था। तो इन सबको मर्ज करके क्या कर दिया गया और क्या बना दिया गया? जीएसटी बना दिया गया, ठीक है। समझ आया? कब आया था? 2016 में आया था, ठीक है। 2016 में आया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये आपका इम्प्लीमेंट कब से हुआ? 2017 में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका फीचर क्या होता है। अब जीएसटी का कुछ तो फीचर होगा ही होगा कि मतलब किससे किससे मिलके ये बना है, क्या नहीं बना है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं। अब इस ये क्या है कि ये इसका फीचर क्या है? फीचर ये है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि ये किसी अदर स्टेट में मतलब अलग जीएसटी, मतलब क्या है कि हर स्टेट वाले अपना अपना जीएसटी लगाते हैं। एक सेंट्रल जीएसटी लगता है, उसके बाद स्टेट जीएसटी लगता है, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। टैक्स गोज टू कंज्यूमिंग स्टेट। जिस भी स्टेट में जो भी कंज्यूम करते हैं उस पे वो टैक्स लगता है, ठीक है। और ये क्या है कि ये मल्टी स्टेट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम में, ठीक। उसके बाद क्या है, ये इसका मतलब पर्पज क्या था कि वन नेशन रहे, वन टैक्स रहे, वन मार्केट रहे। मतलब हर जगह एक जैसा ही टैक्स रहे, ठीक है। ये नहीं कि कहीं और कुछ टैक्स, कहीं और कुछ टैक्स, कहीं और कुछ टैक्स। तो इसका पर्पस क्या था कि वन नेशन रहे, वन टैक्स रहे, वन मार्केट रहे, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये चीज मतलब जीएसटी में, जीएसटी किस तरीके मतलब कितने तरीके का होता है? ये डुअल जीएसटी मॉडल है। क्या है? डुअल जीएसटी मॉडल। एक क्या है? सीजीएसटी, एक क्या है? आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी में क्या है कि एक सेंट्रल जीएसटी होता है, मतलब सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। तो सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल जीएसटी है। एसजीएसटी क्या है? स्टेट जीएसटी है। और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी सिस्टम, ठीक है। ये क्या है कि इंटर स्टेट में होता है। इंटर स्टेट मतलब कोई अलग अलग राज्य, मतलब दो राज्यों के बीच में, तीन राज्यों के बीच में, ठीक है, स्टेट के बीच में। तो इसमें क्या है कि जीएसटी में आपका क्या है कि सीजीएसटी का मतलब उसमें क्या होता है? सीजीएसटी का मतलब है कि आपका ये सेंट्रल मतलब क्या है कि इसको इम्प्लीमेंट करता है। एसजीएसटी का मतलब है कि स्टेट इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन बाद में जब ये अरे क्या कहते हैं, आपका आईजीएसटी जब आता है तो उसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा? उसे करेगा सेंटर, ठीक है। जैसे दो स्टेट हो गए, इन दोनों के बीच में आपका क्या नाम से कि जीएसटी लगाना है तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? सेंटर करेगा, ठीक है। इसे याद रखना है आईजीएसटी को, ठीक। आईजीएसटी सीजीएसटी दोनों को, ठीक है। अब आगे क्या है कि इसमें ये जीएसटी काउंसिल क्या इसमें मतलब डिसाइड करता है? टैक्स रेट डिसाइड करता है, स्लैब डिसाइड करता है, एग्जम्पशन डिसाइड करता है। टैक्स रेट का मतलब है कि कौन से टाइम पे, मतलब कौन से चीज पे कितना टैक्स लगेगा। और स्लैब का मतलब है कि किस स्लैब में किसको रखना है, ठीक है। कौन से सामान को किस स्लैब में रखना है, 0% वाले में रखना है, 5% वाले में रखना है, कि 18% में रखना है, 12% में रखना है, 28% में रखना है, ठीक है। और एग्जाम्पशन का मतलब क्या है कि किसको इसमें नहीं रखना है, ठीक। समझ आया? आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब है कि ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है। सबसे मेन चीज है कि ये आर्टिकल 279 में ही आता है, ठीक है, 279 में, ठीक। तो इसमें क्या है कि एक
सो इसमें क्या है कि आर्टिकल 246A में क्या है कि इसमें ये पावर मिलता है किसको, मतलब गिव्स पावर टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक जीएसटी लॉ। ठीक है, क्या है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर को भी और पार्लियामेंट को भी क्या है, आर्टिकल 246A क्या देता है, पावर देता है किस पे लॉ बनाने के लिए, जीएसटी पे। ठीक है, आर्टिकल 269A क्या करता है कि आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा वो बताता है, तो कौन करेगा, सेंटर करेगा। जो भी मतलब ये फिर शेयर करता है किसके किसके बीच में, सेंटर स्टेट के बीच में। और फिर उसके बाद क्या है, तो आपका लास्ट में कि आर्टिकल 279A क्या है कि इस्टेब्लिश करता है किसको, जीएसटी काउंसिल को। लेकिन क्या जीएसटी काउंसिल ऐसे ही इस्टेब्लिश हो जाता है, उसे कोई ना कोई तो इस्टेब्लिश करता ही होगा, है ना। तो उसे कौन इस्टेब्लिश करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, आर्टिकल 279 पावर देता है प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जीएसटी काउंसिल को एक ऑर्डर के थ्रू। ठीक, अब इसमें एक होता है कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। मतलब क्या है कि जैसे किसी भी स्टेट में जीएसटी लगा और वहाँ पे वो लोग अपना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सेंटर उसे कंपनसेशन देगा। तो ये कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 के अंडर में क्या आता है कि स्टेट वर एश्योर्ड 14% रिवेन्यू ग्रोथ फॉर 5 ईयर इंडेड इन 2022। 2022 में खत्म हो गया, लेकिन 5 साल के कंपनसेशन मिलता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या है कि जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मिलके ये जीएसटी काउंसिल बनता है। तो इसके सबसे पहले ये देख लीजिए कि इसका चेयर पर्सन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को कमेंट में बताना है कि इस टाइम चेयर पर्सन कौन है जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक, और भी अदर मेंबर होते हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू और फाइनेंस से आते हैं। ठीक है, क्या होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज रिवेन्यू एंड फाइनेंस और ऑल अदर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, सभी राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर, इन सबको मिला के क्या बनता है, जीएसटी काउंसिल बनता है। ठीक है, फिर इसमें अच्छा ये होता है कि कुछ ना कुछ डिसीजन लिया जाएगा, तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इम्प्लीमेंट करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो प्रोसीजर होगा ही होगा। तो इसमें क्या है कि सेंटर क्या है कि सेंटर पास पावर होता है 1/3 वेटेज का, कि वोट करना है तो 1/3 पावर सेंटर पास रहेगा, 2/3 वेटेज का रहेगा स्टेट के पास रहता है। ठीक, और इसमें क्या है कि 75% मेजोरिटी रिक्वायर्ड होता है स्टेट का। सेंटर कैन नॉट डोमिनेट एलोन, सेंटर अलग अकेले ही डोमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 75% का मतलब है कि ये क्या होगा, 3/4 होगा। हाँ, 3/4 पावर क्या चाहिए, स्टेट को चाहिए, क्या है कि मेजोरिटी चाहिए 3/4 का। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि इसका फंक्शन है, फंक्शन में क्या है, अब जीएसटी का कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा, ऐसे ही तो जीएसटी बन नहीं गया, जीएसटी काउंसिल ऐसे ही तो नहीं बना ना। तो उसका फंक्शन क्या है कि रिकमेंड करता है जीएसटी रेट को, स्लैब्स को आपको बताया पहले, एग्जेम्पशंस को भी, और मॉडल लॉ को भी, कैसा लॉ बनाना है जीएसटी के लिए। और थ्रेशोल्ड लिमिट एक होता है इसमें, जो टर्नओवर होता है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर बिलो विच गुड्स एंड सर्विसेज मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी स्पेशल रेट सेस इट इज। मतलब ये क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है कि जीएसटी, मतलब किसी पे जीएसटी लग रहा है तो उसके बिलो में ही रहना चाहिए थ्रेशोल्ड लिमिट। ये नहीं कि टर्नओवर ऊपर से कर दी, मतलब बहुत ज्यादा कर दिया, उसका वो टैक्स भी नहीं मिल रहा है, ऐसे मनमानी सब कुछ चले जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक, अब जीएसटी कितने टाइप का होता है तो मैं पहले आपको बता चुका कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी मतलब क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है कि सेंटर अपना ये क्या है कि इसको लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको लगाता है। आईजीएसटी मतलब है इंटर स्टेट सप्लाई है, तो ये क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको ही लगाता है। ठीक है, अब क्या है कि कोई भी अदर मैटर जो होता है रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल, तो उसे डिसाइड कौन करता है, प्रेसिडेंट तो करते नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर तो करते नहीं होंगे, पार्लियामेंट तो करता नहीं होगा, तो कौन करते हैं, ये काउंसिल डिसाइड करता है, कोई भी मैटर रहे अगर जीएसटी में। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि अदर फंक्शंस जो हैं जीएसटी के, वो क्या है जीएसटी काउंसिल के, तो काउंसिल रिकमेंड करता है कंपनसेशन टू स्टेट फॉर लॉस रेवेन्यू अराइजिंग इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। मैंने आपको बताया कि वो जो स्टेट अगर जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी इम्प्लीमेंट करता है अपने यहाँ, तो उसके यहाँ कुछ ना कुछ अगर लॉस हुआ
तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम होगा, तो उसे कंपनसेशन करने के लिए जीएसटी काउंसिल 5 साल का उसको छूट देता है। ठीक है, कंपनसेशन भी देता है। आपको बताया ना 14% था। तो उसके बाद क्या है कि कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट आप लोग देख लीजिए। फैक्ट में क्या है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, पहली बात। दूसरा है डुअल मॉडल है। डुअल मॉडल मतलब है सेंटर जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसके बाद आर्टिकल 279A में आता है जीएसटी काउंसिल। याद रखना कौन इसे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चेयरमैन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आपसे मैंने चेयरमैन पूछा, वो भी कमेंट में बताइएगा। डिसीजन कैसे लिया जाता है, 75% मेजोरिटी, 75% मतलब 3/4 में। ठीक है। उसके बाद कंपनसेशन सेस आपको बता दी। कंपनसेशन सेस में क्या है कि लग्जरी पे या फिर सिन गुड्स पे कंपनसेशन मिलता है। आईजीएसटी जो होता है कौन कलेक्ट करता है, सेंटर कलेक्ट करता है और शेयर होता है। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर एससीज। एससीज का मतलब शेड्यूल कास्ट। ठीक है। अब क्या है कि अपने देश में है कि नेशनल मतलब एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है ना। तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई काउंसिल बना होगा। ऐसे ही तो नहीं है कि कोई भी नहीं देख रहा है, कोई ना कोई तो देख ही रहा होगा गवर्नमेंट में। तो इसमें क्या है कि एक नेशनल कमीशन फॉर एससी बना है पहले। ये पहले क्या था, आर्टिकल 338 में पहले से ही था। लेकिन ये इसमें आर्टिकल 338 में पहले क्या बोला गया, क्या सीधा बोल दिया गया कि नेशनल कमीशन फॉर एससी है? नहीं। तो उसमें बोला गया कि ये प्रोवाइड करता है स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी। ठीक। फिर 1978 में क्या हुआ कि ये नॉन स्टेचुटरी मल्टी मेंबर कमीशन बना। ठीक है, 1978 में क्या हुआ, नॉन स्टेचुटरी मल्टी मेंबर कमीशन बना। उसके बाद क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ कि इसका नाम रखा गया। नाम क्या रखा गया इसका, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1990 में बाई 65th अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला इसको। 1990 में क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ कि बाई 1889 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से क्या हुआ कि ये सेपरेट कर दिया गया, किससे, एनसी एससी और एससी एसटी में बन गया। ठीक है। क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज बन गया। अभी कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 16 में आता है और आर्टिकल 338 में आता है। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि इसे कोई ना कोई अपॉइंट करता होगा, ऐसे ही तो है नहीं। तो अपॉइंटमेंट कौन देते हैं इनको, प्रेसिडेंट करते हैं। कैसे, बाई अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब बुला करके अपने से ही करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, चेयर पर्सन होते हैं, वाइस चेयर पर्सन होते हैं और अलग से मतलब कि मतलब ये क्या है, इन सबको डिसाइड किया जाता है। ठीक है। इसके मेंबर होते हैं चेयर पर्सन एंड वाइस चेयर पर्सन। इसका टर्म कितना होता है, 3 साल का होता है। ठीक। उसके बाद रिपोर्ट ये किसको प्रेजेंट करते हैं, इसका रिपोर्ट बनाते होंगे वो लोग। तो प्रेजेंट किसको करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को एनुअली। ये नहीं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने कर दिए। ये नहीं कि ऐसे कुछ भी सब्जी मंडी बना दिए हैं, ऐसे ही पहुंच गए, लो भाई मेरा ये रिपोर्ट बना है, लो ले लो। नहीं, एनुअली करते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं, एनुअली। उसके बाद क्या है, वो रिपोर्ट लेके प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रख देते हैं? नहीं। फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो रिपोर्ट जाते हैं किसके सामने रखते हैं, पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। ठीक है, किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही मतलब क्या, ये तो सेंटर का हुआ। तो सेंटर के अलावा स्टेट में भी ऐसे ही चल रहा होगा, तो स्टेट में ऐसे ही कमीशन बनता है स्टेट कमीशन के लिए। तो वहां पे वो लोग रिपोर्ट देते हैं गवर्नर को, गवर्नर लेके जाते हैं वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख देते हैं रिपोर्ट को। ठीक है। अब पावर इनके पास क्या होता है, पावर होता है सिविल कोर्ट का। ठीक है, सिविल कोर्ट का मतलब है कि अपने में ही कुछ डिसीजन ले सकते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है, ये पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ये अपने ही प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं, ये नहीं कि चले गए सुप्रीम कोर्ट, चले गए हाई कोर्ट, नहीं, ये अपने प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल कौन से में आता है, 338 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, नेशनल कमीशन फॉर यस्टीज। अब एससी तो देख लिया हम लोग, अब यस्टीज देखते हैं। यस्टीज में क्या है कि ये आर्टिकल 338 में था, 338 ए में। ठीक है। याद रखिएगा, पार्ट 16 में। ये क्या है कि इसका पूरा जो भी प्रोसीजर है और पावर जो है सब के सब एनसीएससी की तरह ही है, नेशनल कमीशन फॉर एससीज की तरह ही है। तो उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, आप देख लीजिएगा उसको ध्यान से। बस इसमें एक चीज याद रखिएगा
ये लोग मेजर्स देते हैं किस चीज को, कि पैसा एक्ट कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, ये लोग ये बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, नेशनल कमीशन फॉर यसीज है, क्या है, अरे सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है। क्या है, बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास का मतलब है कि जो ये ओबीसी ईबीसी में आते हैं ये लोग हैं। तो ये सबसे पहले क्या हुआ, ये सेटअप हुआ था क्या, कि ये ओरिजिनली सेटअप हुआ था 1993 में स्टेचुटरी बॉडी की तरह, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह नहीं हुआ था, स्टेचुटरी बॉडी की तरह हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, कौन से जजमेंट से हुआ था, तो मंडल जजमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 1992 में। तो 1993 में क्या हुआ, स्टेचुटरी बॉडी का स्टेटस मिला इसको। फिर क्या हुआ कि बाई 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 से इसको क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला तो एक आर्टिकल बन गया इसका, आर्टिकल 338 बी। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसके पास भी पावर होता है, किस चीज का, पावर टू, मतलब पावर ऑफ सिविल कोड। फिर पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, मतलब इसके पास भी अपने क्या है कि पावर है अपने प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए। ठीक, उसका क्या है कि ये पार्टिसिपेट और एडवाइज भी करता है सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में और सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के मतलब मैटर्स में। ये क्या करता है कि पार्टिसिपेट करता है, एडवाइस भी करता है। ठीक है, तो आगे क्या है कि हम्म, आगे हम लोग क्या क्या देखे अब, हम लोग देखे कि पहले जीएसटी देखे हम लोग। जीएसटी का क्या था कि आर्टिकल कौन से में आता है, आर्टिकल आता है आपका ये, एक सेकंड, ये आर्टिकल आता है 279 ए में आता है। उसके बाद इसके पास मतलब ये कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब पावर होता है उनके पास। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इसका कंपोजिशन कौन है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी सब फाइनेंस मिनिस्टर्स को मिला करके इनका मेंबर बनते हैं। इनके पास क्या है कि वोटिंग मतलब 1/3 सेंटर पास होता है, स्टेट पास 2/3 होता है, और 3/4 स्टेट का मेजोरिटी चाहिए होता है किसी भी मतलब रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जीएसटी कितने टाइप का होता है, दो तीन टाइप होता है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा नेशनल कमीशन फॉर एससीज, ये आर्टिकल 338 में आता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेशनल कमीशन फॉर एसटीज आर्टिकल 338 ए में आता है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में आता है आर्टिकल 338 बी में। तो आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट बताइएगा। बाकी मेहनत करते रहिए सब लोग एकदम अच्छे से, हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए, करते ही रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।